सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर मैं आपको कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए और आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं जल्दी कवरेज के लिए। एक तरीके से ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। अभी ऐसा क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बायो वाली चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी होती है बार बार, तो उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ रेस्पिरेशन चैप्टर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता है, पहला पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारा गैसेस का ना ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे अंदर, मतलब एल्वुलाई के बीच में, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 होता है एटमॉस्फेयर से, और CO2 क्या होता है, प्रोड्यूस करता है सेल, जिसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। इसको इसी को कॉमन, मतलब रेस्पिरेशन को ही तुम क्या कहते हो, ब्रीथिंग कहते हो। ब्रीथिंग को ही कॉमनली क्या कहते हो, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कर रहे हो तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, ठीक है। तो हैबिटेट पे डिपेंडिंग ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो यार, एनसीईआरटी के ना मैंने ऐसे ऐसे रखे हैं ना जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। मेनली क्योंकि इसमें कुछ मतलब ज़्यादा समझने वाला नहीं है समझने वाला है बट ज़्यादा नहीं है, तो आपको मेनली क्या है, रटना है, मेनली याद करना है, ठीक है। तो ऐसे मैं लाया हूँ ना कि आपको चीज़ें थोड़ी दिमाग में ऐसे देख के जाए और आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ, वैसे ऑर्गन जो हमको हेल्प करते हैं रेस्पायर करने में, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जितने भी हमारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लोअर, उनमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से वो लोग रेस्पायर करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थ फॉर्म्स क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज़ करते हैं। आपको सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखने, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थ फॉर्म रेस्पायर थ्रू, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा, तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल हो गया। इंसेक्ट क्या हो गया, इंसेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लोग ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ गिल्स पे। गिल्स क्या होता है, गिल्स हाँ किस में पाया जाता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में, ठीक है। जितने भी हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का होते हैं ना, उसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, लंग्स, और जो रेस्पिरेशन हम लोग लंग्स से करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में ना जो हमारे फिशेज होते हैं वो गिल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ये हमारे क्या यूज़ करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है, फ्रॉग में होता है, याद रखना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग में होता है, ठीक है। तो हमारी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मिलने में पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल, ये हमारा पाथवे है, ठीक है, पूरा पाथवे आप देख लो, याद हो जाएगा अभी आपको। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। पहले हमारे क्या, दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे बाहर में, उससे स्टार्ट होता है नेज़ल चैम्बर में, नेज़ल चैम्बर हुआ, उसके बाद नेज़ल चैम्बर के बाद ठीक बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा क्या होता है, फेरिंग्स हमारा वो कॉमन पैसेज है ना जहाँ से क्या होता है, फूड भी पास होता है और जहाँ से हमारा एयर भी होता है पास, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स से आगे बढ़ो तो लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स हमारा कार्टिलेजनस बॉक्स होता है और यहीं से क्या होता है, हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके लैरिंग्स से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया में एक बात याद रखना कि जो ट्रैकिया होता है ना, वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रेट ट्यूब होता है ये, ठीक है, मिड थोरैसिक वर्टिब्रा विच डिवाइड्स फिफ्थ थोरैसिक, ठीक है। तो याद रखना किस पे होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ट्रैकिया क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। आगे बढ़ो तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होता है। उसके बाद हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है जो कि बहुत थिन होता है, ठीक है। याद रखना कि क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वेरी थिन होता है। और उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है, थिन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, ठीक है, पतला होता है। और क्या होता है, रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्वेलोइंग, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। मतलब जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना तो जो ग्लॉटिस होता है वो हमारा कवर्ड होता है कि जो कि हमारा खाना मतलब हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में ना चल जाए, इसीलिए बचाने के लिए क्या होता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारा ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स और आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल है ना, ये किससे सपोर्ट होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, ठीक है। अब आगे बढ़ो। जितने भी हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई के ब्रांचेस है ना, इसको मिला के क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स में क्या होता है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइजेस द लंग्स, ठीक है। ये सब मिला के क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो क्या होता है, डबल लेयर प्लूरा से सराउंड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड हमारा क्या करता है, दो लंग के सरफेस के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है।
अब इसमें एक बात याद रखनी है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट किससे, थोरासिक लाइनिंग से। जो बाहर का होगा वो क्या, थोरासिक लाइनिंग से, और जो अंदर का प्लूरल मेम्ब्रेन होगा वो ऑब्वियसली लंग के लाइनिंग से होगा, क्लोज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसको एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पीछे पाथवे पढ़ा था ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट होता क्या है मैं यहाँ आपको बताता हूँ, देखो यहाँ मैंने लिखा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो क्या होता है आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन पूछते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, पहला क्या होता है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई में ट्रांसपोर्ट कर, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर से जो एयर आता है वो एल्वुलाई में इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या, ये फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो उसको क्लियर करता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। और क्या होता है, ह्यूमिडिफाई करता है और हमारे मतलब बॉडी टेम्परेचर मतलब, और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हमारा दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, एल्वुलाई और जो उसके जितने डक्ट्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होते हैं। कोई पूछे एक्चुअल साइट कहाँ है जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और एयर में, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। और इसमें क्या हो गया, एल्वुलाई से लेकर डक्ट्स तक हो गया। आपका ये बात क्लियर हो गया। आगे एक पॉइंट याद रखना है, लंग्स क्या होता है, लंग्स हमारे थोरासिक चैम्बर में होता है, और ये क्या होता है, एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर इसको कहते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, थोरैसिक चैम्बर हमारा डॉर्सली सराउंडेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली होता है हमारा स्टर्नम से, और लैटरली होता है हमारा रिब्स से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई पूछ लेता है कि हमारा थोरैसिक चैम्बर डॉर्सली किससे होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, और लैटरली रिब्स से होता है, ठीक है। ये आप कर लोगे। और हमारे जो लोअर साइड में एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने पे क्या होता है, आगे बढ़ने पे कुछ रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के क्या स्टेप है, पहला स्टेप है कि ब्रीथिंग जो होता है ना वो हमारा एटमॉस्फेयर एयर जो होता है वो, उसमें क्या होता है, एयर हम लोग रिलीज़ करते हैं, सॉरी एयर हम लोग अपने अंदर ड्रॉ करते हैं, मतलब लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये होता है हमारा ब्रीथिंग है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गैसेस के डिफ्यूज़न होते हैं अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी गैसेस होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा O2 और CO2 का डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। और क्या होता है, जो O2 हमको मिलता है वो क्या होता है, सेल्स यूटिलाइज़ करते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन, मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में टूटते हैं, ठीक है। और एनाबॉलिक में क्या होता है, बनते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या होता है, ये इसमें O2 तो हमारा यूटिलाइज होता है और CO2 क्या होता है, रिलीज़ होता है। याद हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात और याद कर लो कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हम लोग सांस लेते हैं, उसको हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं, एक होता है सांस छोड़ते हैं, उसको हम लोग एक्सपीरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन होता कैसे है, तो क्या होता है ना कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है और हमारा एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे अंदर हमारे लंग्स के अंदर एक नेगेटिव आपका प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और तुम्हारा एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन होने के लिए क्या होता है, ग्रेडियंट बनना ज़रूरी होता है। यही ग्रेडियंट है, प्रेशर अंदर कम और बाहर ज़्यादा, या बाहर कम या अंदर ज़्यादा। अगर प्रेशर हमारा अंदर कम है ना, मतलब लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा आप लोग का, तो आप लोग का इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। और इंस्पिरेशन होता कैसे है ना, इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, हाँ, तो इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम पे, ठीक है। डायफ्राम हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम जो है, अब आपका डायफ्राम नीचे की तरफ है, ठीक है, डोम शेप्ड है। इमेजिन करो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब सिकुड़ा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा थोड़ा सा चैम्बर का, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में हमारा प्रेशर तो अंदर कम रहता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, हमारे अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक बात इसमें याद रखना, पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम पे कैसे होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में होता है डायफ्राम का, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमारा डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस के थ्रू होता है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस हैपेंस ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर का, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमारा डायफ्राम के पास ना कुछ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होते हैं जो जो हमको इस इंग्रेडिएंट्स को बनाने में या लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो ये होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायफ्राम तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो मसल्स होते हैं ना इंस्पिरेशन में, यही मसल्स, कौन से मसल, डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ना,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिब्स को अपना लिफ्ट अप करते हैं और क्या होता है हमारा ये आपका डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं एक्सपीरेशन पे। एक्सपीरेशन क्या हो गया, हमारा लंग्स के अंदर हाई रहेगा और मतलब प्रेशर हमारा अंदर हाई रहेगा, बाहर लो रहेगा, ठीक है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इंस्पिरेशन में, एक्सपीरेशन में हमारा क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। याद रखना, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा क्या होगा, एयर इसमें क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपल्शन होगा, ठीक है। एयर हमारा बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटी याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी एयर हम लोग इंस्पायर्ड, मतलब जितना भी एयर हम लोग लिए हैं और छोड़े हैं ना एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इसका आपको क्या याद रहना चाहिए, इसका आपको नॉर्मल डिफिनीशन याद रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है ना कि इसका अप्रॉक्स 500 ml होता है ये, लेकिन किसी हेल्दी मैन में कितना पाए थे, 600 से 8000 ml पर मिनट। याद रखना, पर मिनट होता है इतना, 6000 से 8000 ml। और अप्रॉक्स मेनली ये वैल्यू याद रखो, 500 ml होता है। और ये कभी पूछ देते हैं कि हेल्दी मैन में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 6000 से 8000 ml, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व है, ठीक है। तो क्या होगा, एडिशनल वॉल्यूम जो होता है ना एयर का, जो एक पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब याद रखने की फोर्सिबल टर्म आ जाएगा ना, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी है, तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंसान क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, याद रखना। और एक्सपिरेटरी में वही हो जाएगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सिबल एक्सपिरेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब डाटा याद करना है आप लोग को। 500 ml टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है। 5 को अगर इंटू 5 कर दो तो कितना, 2500 हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो कि टाइडल का 5 गुना, 2500 से 3000, ठीक है। 2500 से हमारा 3000 होता है इंस्पिरेटरी, ठीक है। और ऑब्वियसली सांस, मतलब ऐसे सोच सकते हो कि हाँ हमको लेना, लोगों को लेना ज़्यादा पसंद होता है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा होगा और एक्सपिरेटरी कम, लोगों को देना या मतलब सांस छोड़ना कम पसंद है। तो ऐसे हमारा क्या याद कर सकते हो कि ये 1000 से 1100 ml हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। हमारा एक रेसिडुअल वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम तो हो गए, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जब हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लेते हैं ना बेटा, जब हमारा पूरा मतलब फोर्सली एक्सपीरेशन हो जाता है, उसके बाद जो एयर बचता है ना, जो कि हमारा जो कि ज़रूरी होता है बचना, मतलब वो एयर हमारा क्या कहते हैं, बचना मतलब वो रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ये दोनों, ये सारे जो हैं ये इसके डिफिनीशन तो हैं, बट उससे मेन इंपॉर्टेंट आपका मेन क्या है इसका, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इसके वॉल्यूम, ठीक है। अब कैपेसिटी पे आते हैं। कैपेसिटी कैसे, पहला हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कुछ नहीं होता, हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या है, टोटल वॉल्यूम एक इंसान इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल टर्म आएगा इसमें, कैपेसिटी में नॉर्मल आएगा, लेकिन वही हम लोग यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, फोर्सिबल इंस्पिरेशन आ रहा था, ठीक है। कैपेसिटी में क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितना इंसान इंस्पायर कर सकता है, उसे वो क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यही हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और डिफिनीशन तो आप बना ही सकते हो, टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। बस आपको याद रखना है, इंस्पिरेटरी में नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है और एक्सपिरेटरी में आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है क्या, कैपेसिटी में हम कितना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम कितना एयर क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। और इसमें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, कितना इंसान एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ना जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है उसको कहते हैं हम लोग FRC। और ये क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जितना एयर बच गया नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो हम लोग ऐसे ही कुछ पढ़े थे ना रेसिडुअल वॉल्यूम में, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो FRC ये दोनों का टर्म मिला के होता है, ठीक है। चौथा है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, कितना एक मैक्सिमम इंसान ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल कहते हैं। इसमें हमारे तीनों आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। जितने भी अभी तक कैपेसिटी पर है सबको ऐड कर दो, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। यही लिखा है, टोटल वॉल्यूम एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होता है, ब्लड होता है, याद रखना। अब देखो O2 हमारा 97% O2 जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी करता है हमारा ब्लड में। लेकिन 3% O2 हमारा क्या होता है, डिजॉल्व स्टेट में जाता है थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना 97 मतलब ऑलमोस्ट 97% क्या आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में, लेकिन 3% क्या होता है, डिजॉल्व स्टेट में जाता है थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, अब यही ये तो हम लोग ने O2 का पढ़ लिया। अब हम लोग क्या CO2 का पढ़ेंगे। तो देखो 20 से 25% जो वहाँ 97 था आरबीसी का, यहाँ 20 से 25% CO2 आरबीसी में जाता है, आरबीसी के थ्रू जाता है। ठीक है, और 70% बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है। और 7% O2 क्या, CO2 सॉरी मैं O2 बोल रहा था, CO2। ठीक है, ये भी CO2 का चल रहा है। O2 हो गया हमारा 97 + 300। अब यहाँ हम लोग CO2 पढ़ रहे हैं। 20 से 25 आरबीसी में, 70 बाइकार्बोनेट में और 7% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो O2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, O2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीमोग्लोबिन हमारा एक रेड कलर पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जितना भी ईच हीमोग्लोबिन, हर एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैरी करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ हमारे क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग को। ऐसे हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया CO2 का, H+ आयन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्या करते हैं, बाइंडिंग में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये पूछ सकते हैं ना, प्राइमली डिपेंडेंट किस पे होता है, बाइंडिंग ऑफ O2। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अब देखो आपने एक एनसीईआरटी में ग्राफ देखा होगा। ठीक है, वो हमारा सिग्मॉइड कर्व का ग्राफ होता है, उसमें OCD कहते हैं उसको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे याद रखना कैसे क्या होता है। ठीक है, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को जो हम लोग प्लॉट करते हैं ना अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो क्या हमारा आता है ODC, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब देखो हमको दो चीज़ याद रखना है, ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये हिट क्वेश्चन रहता है कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन हमारा कि कहाँ होगा, एल्वुलाई में। मतलब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कहाँ बाइंड करेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एल्वुलाई में होगा। लेकिन वही डिसोसिएशन हमारा कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। ठीक है, डिसोसिएशन हमारा टिश्यू में होगा। ठीक है, अब देखो एल्वुलाई में अब देखो इसमें सिंपल आपको कॉमन सेंस लगाना है। फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब लो रहेगा। आपको याद रखना है हाई PO2 तो हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई रहेगा, लेकिन बाकी सब कम रहेगा। और आपको याद रखना है जो ग्राफ है ना, जो हमारा ग्राफ था जो भी हम लोग पढ़े OCD ग्राफ, ये कहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, वही डिसोसिएशन कहाँ होगा, डिसोसिएशन हमारा टिश्यू में होगा। और देखो डिसोसिएशन हो रहा है मतलब क्या, PO2 कम रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा। और यहाँ ये जैसे ही कम हुआ तो इसके इनवर्स बाकी सारे याद रख लेना कि हाई PCO2, हाई H+ कंसनट्रेशन, हाई टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या होता है, राइट की तरफ क्या होता है, ग्राफ शिफ्ट करता है डिसोसिएशन में। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे क्या होते हैं एब्डोमिनल मसल्स एक एडिशनल स्ट्रेंथ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। वी हैव एडिशनल स्ट्रेंथ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में एक एडिशनल मसल्स होते हैं जिनसे क्या होता है हम लोग हमारा स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और क्या होता है हेल्दी ह्यूमन क्या होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट हमारा क्या करता है, ब्रीथ करता है। ठीक है, याद रखना क्या, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 टाइम्स हम क्या लेते हैं, ब्रीथिंग रेट होता है हमारा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और इसको किससे मेज़र करते हैं, स्पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो हो गया। अब यहाँ आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सबसे प्राइमरी साइट कहाँ पे, एल्वुलाई में। एल्वुलाई में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, गैसेस हमारा जैसे बताया मैंने ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है, और O2 और CO2 हमारा एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो डिफ्यूज़न है ना वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो गैसेस का सॉलिबिलिटी पे और दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब याद रखना कि ये तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है एल्वुलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू। और ये मतलब क्या है ना कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ऑक्सीजन का वो कहाँ से कहाँ होता है, एल्वुलाई से ब्लड होता है और ब्लड से टिश्यू होता है। और हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट CO2 कहाँ से होता है, ब्लड से एल्वुलाई और टिश्यू से ब्लड। इसका जस्ट अपोजिट आप बस याद कर लो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ होता है, एल्वुलाई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फॉर्मेशन होता है टू ब्लड। ठीक है, और फिर ब्लड से कहाँ जाता है, टिश्यू जाता है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हम लोग CO2 में देख लेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो कि CO2 का सॉलिबिलिटी 20 से 25 टाइम हायर होता है देन दैट ऑफ O2। ठीक है, O2 से 20 से 25 टाइम क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, अब
amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। तो मतलब क्या बोल रहे हैं ना कि जितना अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज़ कर सकता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारे O2 से, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन याद रखो। पहला मेम्ब्रेन क्या है, थिन स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। दूसरा क्या है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। और तीसरा क्या है हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, थिन बेसमेंट से कंपोज होता है और इसमें ये क्या करता है, स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। और इसमें क्लोजमेंट मेम्ब्रेन भी होता है जो कि सिंगल लेयर एंडोथीशियल सेल्स को सराउंड करता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल थिकनेस जो होती है ना इनकी मिला के, वो लेस देन अ मिलीमीटर होती है, ठीक है। हो गया। अब तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। O2 का तुमने पढ़ लिया कहाँ से कहाँ होता है, जो भी फैक्टर होते हैं एल्वुलाई से टिश्यू, और CO2 का टिश्यूज टू एल्वुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डायग्राम पार्ट है, तो ये एनसीईआरटी में आपने देख लिया होगा। ये हमारा एपिग्लॉटिस होता है, ये लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। ये जो जो हमारे ऐसे दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं हमारे। इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन और एल्वुलाई के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, ये हमारा नीचे डोम शेप्ड का डायफ्राम हो गया, ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गए हमारे दोनों, ठीक है। और ये जो साइड साइड में ये हमारा रिब का कट एंड है, ठीक है। और ये हमारा बेस में जो मैंने मेम्ब्रेन बताया, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आपका रिवीजन चल रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। और आपको मतलब बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ पूरा चैप्टर मैंने एक बार कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या कहते हैं, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि एक नीचे चार्ट दिया हुआ है, 17.1 टेबल दिया हुआ है, चार्ट नहीं सॉरी। तो वो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे याद करना है, O2, ठीक है। पहले आप सबसे ऊपर वाले सारे याद कर लो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड टिश्यू, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, 104, ठीक है, और 0.3, बस इतना याद कर लो। क्या, O2 एटमॉस्फेरिक एयर में कितना, 159, और एल्वुलाई में कितना, 104, ठीक है। ये दोनों याद कर लो यार, याद कर लो। जैसे तुम अपनी एक्स को याद करते रहते हो ना, वैसे ही इसको भी याद कर लो, ठीक है। हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपसे सब याद हो जाएगा। आपको याद भी होगा, और रिवाइज कर लो, फिर दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है। ऑक्सीजन 159 एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, में। और तो आपका क्या कहते हैं, हमारा एल्वुलाई में 104, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे याद रखना 40 95 40, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा, और टिश्यू में 40 होगा। तो 40 95 40, 40 95 40, 40 95 40, ठीक है। देखो 40 से शुरू हुआ था, याद रखना, ठीक है। CO2 में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर 0.3, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद आगे 40 45 40 45, ऊपर का आपको याद है 40 45 40 45, 40 पहला एल्वुलाई, 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टिश्यू। ये डायग्राम वगैरह तो एनसीईआरटी में दिया है आपको, मैंने बता दिया, ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है। हम लोग आते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ इम्पॉर्टेंट, हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ना क्या होता है, हर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब बॉडी एकदम बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 हर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कितना O2 कितना ml ऑफ O2 प्रोवाइड करता है टिश्यू को, तो 5 ml। और यहीं CO2 क्या होता है, 100 ml ऑफ CO2, मतलब 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कितना प्रोवाइड करता है, CO2 4 ml CO2, ठीक है। ऑक्सीजन 5, CO2 4, ठीक है। वहाँ यहाँ ऑक्सीजनेटेड, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बता चुके हैं, 20 से 25%, कहाँ कहाँ था, RBC, ठीक है। और क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ मेजर फैक्टर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अगर PCO2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा PCO2 ज़्यादा होगा तो क्या होता है, हमारा डिसोसिएशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा PO2 होता है तो क्या होता है, एल्वुलाई में हमारा क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि PCO2 बढ़ रहा है और PO2 कम हो रहा है, ठीक है, इज़ लो इन टिश्यूज़, ठीक है। तो मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, PCO2 ज़्यादा होगा तो क्या ऑक्सीजन का तो बाइंडिंग होगा नहीं, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ही बाइंडिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा, ठीक है। आरबीसी क्या होता है ना, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम। आरबीसी के अंदर के इंजाइम होता है, ये आपने बायोमोलिक्यूल से ही पढ़ा हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और ये हमारा बहुत जल्दी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इंक्रीज़ कर देता है। ये आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 10,000 टाइम्स था वहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यह याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड H2 एल्वुलर साइड पे है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये H2
टूटता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा HCO3 माइनस और H+ आयन में टूट जाता है, ठीक है। फिर आपका, और ये तो मैंने आपको बता दिया, हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 4 ml ऑफ CO2 किसमें एल्वुलाई को देता है, ठीक है, हो गया। अब वो क्या होता है, हमारा O2 5 ml दे रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को, लेकिन हमारा CO2 5 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, एल्वुलाई को देगा, ठीक है। और ये तो मैंने बताया था OCD कर्व, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारा और वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। अब लास्ट पेज पे आ गया, आपका चैप्टर होने वाला है ख़त्म। ये मैं ऑलमोस्ट थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, बट इसको आप 1.5x पे देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, पढ़ाने वाली वीडियो नहीं है। बट फिर भी मैंने सब कुछ एक तरीके से कवर करने की कोशिश किया है। तो आपका 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लोगे, और आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें, मेनली याद करने वाली चीज़ें तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। अब आगे बैठते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, सॉरी बैठते तो मैं नहीं है, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बैठने का टाइम थोड़ी है अपने पास, अब तो लग जाना है फिर से, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसे मतलब रेगुलेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है ना कि आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉडी में रेस्पायरेशन होता है ना, वो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो रेगुलेशन होता होगा उसका, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करता है और मॉडरेट करता है, वो हमारा कौन होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना कि एक स्पेशलाइज सेंटर होता है, ठीक है, मेडुला रीजन में, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइज सेंटर होता है मेडुला रीजन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। एक और सेंटर होता है हमारे पोन्स रीजन में, ठीक है, जो क्या होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये क्या करता है, हमारे जो फंक्शंस होते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर के, ये वाले, इसको क्या करता है, कंट्रोल और मॉडरेट करता है, ठीक है। फिर एक है हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, ये हमारा जो एरिया होता है वो ठीक बगल में होता है हमारे रिदम सेंटर के बगल में, ठीक है, इस रिदम सेंटर के बगल में होता है। और ये क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है हमारे CO2 और H+ आयंस के, ठीक है, क्या होता है, सेंसिटिव होता है CO2 और H+ आयंस के, ठीक है। अगर ये CO2 और H+ आयन हमारा इंक्रीज़ करता है तो ये सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है और टर्न ऑन कर देता है, ठीक है। यही लिखा है, इंक्रीज इन दी सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल रिदम सेंटर, ठीक है। एक बात और जान लो, जो भी रिसेप्टर होता है हमारा एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है, ये भी क्या होता है, H+ और CO2 में, H+ आयन और CO2 में चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, और क्या होता है, ये हमारा रिदम सेंटर को ये भी हमारा सिग्नल भेज देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और सबसे मज़ेदार डिसऑर्डर, वैसे ही अच्छा लगता है एज अ medical student, as a not a medical student right now, you all are नीट एस्पिरेंट, सो तो ऐसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आगे भी तो वही पढ़ना है आप लोग को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिसऑर्डर में, ठीक है। डिसऑर्डर में क्या है, पहला डिसऑर्डर हमारा अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। और क्या होता है, वीजिंग आती है, ठीक है, क्यों वीजिंग इसलिए होती है ना, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। हमारा क्या होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में फूलन आ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वीजिंग होता है, ठीक है। दूसरा डिजीज पढ़ेंगे इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है, क्या होता है, हमारा एल्वुलर वॉल क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका मेजर, तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे मेजर कॉज होता है इम्फाइसीमा का हमारा सिगरेट स्मोकिंग। मैं ये कह रहा था, कबीर सिंह मत बन जाना भाई, ठीक है। इसका मेजर कॉज हमारा क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। अब क्या है, हाँ नहीं सर, हम तो मेडिकल कॉलेज कबीर सिंह तो बनेंगे, प्रीति तो भी चाहिए, प्रीति तो चाहिए ही सर, नहीं प्रीति तो चाहिए सर, इसलिए तो मेडिकल कॉलेज जाना है, नहीं घोचू, नहीं नहीं नहीं, इसलिए मत लो मेडिकल कॉलेज, मोटिवेशन अपना हाई रखो, ठीक है, किसी प्रीति वीति के चक्कर में मत आओ, ठीक है। चलो हम लोग अपने आखिरी और लास्ट डिसऑर्डर पे पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपको ये बस याद रखना है कि हमारा क्या होता है, इसमें लंग्स में सीरियस डैमेज हो जाता है, और ये मेनली किन में होता है, वर्कर्स में होता है, जो कि क्या करते हैं, क्या होता है, बिना मास्क के वो लोग क्या होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, लॉन्ग एक्सपोजर कैन लेड टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इसको आप 2-3 बार सुन लो और एक बार अपनी NCERT साथ में लेके बैठ जाओ, तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा रिवाइज, और पूरा चैप्टर में आप काफ़ी अच्छे से 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर कर सकते हो रिवाइज। थैंक यू सो मच।